हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा रही हूं जो आपके लिए एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैंने टॉप क्वेश्चंस लिया है जो आप सारे चैप्टर्स से रिलेटेड है और आपके एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सारे चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने टॉप क्वेश्चंस लिया है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, सारे चैप्टर्स को देखिए और अच्छे से अपने प्रिपरेशंस को चालू कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से हटने ना दे और कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। तो एक सृजनात्मक चिंतन मतलब पॉजिटिव चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या चाहिए कि वह कक्षा में कदम कदम पर उनको सही राह प्रदान करे। ओके फ्रेंड्स, जिससे उनके विकास हो। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे और अभिभावक को लिखेंगे। तो यदि कोई भी अभिभावक आपसे मिलने नहीं आता तो आप अभिभावक को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना और प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो शिक्षक के बीच जो संघर्ष होता है, जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, उससे सबसे दूषित परिणाम होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। तो उनके व्यवहार बिगड़ जाते हैं, जो देखेंगे वही सीखेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? रूसो, प्लेटो, एडलर एंड बटलर। तो कोरी स्लेट क्या होता है फ्रेंड्स? जो हम स्लेट से लिखते हैं बचपन में चौक से, तो वो जो पूरा खाली होता है उसे कोरी स्लेट कहा जाएगा। तो ये कथन किसका है? तो प्लेटो द्वारा ये कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेलो। क्वेश्चन नंबर 5, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो एंड किमीनियम। तो हर्बर्ट द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, उसे याद करके दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले और स्कूल भर में उनकी चर्चा हो। तो जो अनुशासन भंग करते हैं उन्हें ऐसा दंड देना चाहिए कि वे दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस का एक स्कोर नोट डाउन कीजिएगा और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण छात्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है और ये सभी। तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ये सभी मतलब बालकों में जो साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है और देश में साक्षरता बढ़ी है। साक्षरता मतलब लिटरेसी, एजुकेशन जो बढ़ी है, ग्रामीण जो गांव होते हैं। ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन, जॉन डेवी, फ्रोबेल और एनी बेसेंट। तो नर्सरी स्कूल की शुरुआत फ्रोबेल द्वारा किया गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन सी।
फ्रेंड्स ये सब इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उनका याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो आप साइकोलॉजिस्ट का जो इम्पोर्टेंट है उन्हें याद रखिएगा कि कौन क्या रचना किए हैं। ओके। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कारवे और अरविंदो। तो भारत में जो स्त्री के लिए, फीमेल शिक्षा के लिए एक महान समर्थक थे जो उन्हें सपोर्ट करते थे, वे थे कारवे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तित्व आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है और सैद्धांतिक आवश्यकता है। तो डेवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, पेस्टालोजी और जॉन डेवी। तो शिक्षा में जो प्रयोजनवाद होता है, उद्देश्य होता है, को विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा में जो प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक था विलियम जेम्स। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं जी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर डाल्टन, पार्क हर्ट्ज, किलपैट्रिक और पेस्टालोजी। तो शिक्षण की जो डाल्टन विधि है उसे आरंभ करने की श्रेय किसे है? तो पार्क हर्ट्ज को है। तो पार्क हर्ट्ज ने डाल्टन विधि का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट, स्पेंसर, पेस्टालोजी और डीवी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हर्बर्ट को कहा जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मेनकेन, अरस्तु, रूसो और जॉन लॉक। तो एक कथन है फ्रेंड्स जिसका है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो, मतलब स्वयं बालक जैसा व्यवहार करे। तो यह कथन किसका है? मेनकेन द्वारा यह कथन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति और कक्षा में शोरगुल। तो कक्षा में संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत। तो जो बातचीत की सबसे शक्तिशाली बाधा है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति पड़ना, मतलब प्रॉब्लम्स आना। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षानुशासन का, नियमित अध्ययन का और कक्षा में अवलंब नियमित रूप से आना। तो प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं तथा यथातथ्य संप्रेषण का। स्पष्ट बात हो और यथातथ्य संप्रेषण का मतलब बातचीत का एक प्रभावकारी शिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए और सभी स्कूलों के लिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों के लिए है। जो पहला होता है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3, तो ये सब प्राइमरी होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है होना इच्छित व्यवहारों का प्रोलंबन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श और स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो आधुनिक मतलब मॉडर्न अनुशासन का मौलिक दर्शन है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। तो एक स्वस्थ मार्गदर्शन हो दिखाने वाला और उन्हें परामर्श देने वाला, ज्ञान देने वाला।
सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? छात्र विचारों और योगदान का उपयोग करना, संरचना, निर्देशात्मक विविधता और पूछताछ। तो शिक्षण को जो प्रभाव करता है एक प्रमुख व्यवहार है निर्देशात्मक विविधता, वैरायटी। तो बहुत सारे निर्देशात्मक होते हैं, उसमें वैरायटी होती है, विविधता होती है, यह एक प्रमुख व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार प्रचलित परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान। तो शोध मतलब होता है रिसर्च। तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध रिसर्च प्रकार प्रचलित है जो परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? तो कार्रवाई अनुसंधान जो सुधारने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को फरवरी 2017 में भारत में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आगंतुक पुरस्कार मिला है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो 2017 फरवरी में कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा यूनिवर्सिटी है जो भारत में सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आगंतुक पुरस्कार मिला है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जिन्हें आगंतुक पुरस्कार मिला है। तो यह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का दर्जा दिया गया है? मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, फर्ग्यूसन्स कॉलेज पुणे और महाराजा कॉलेज मैसूर। तो मिरांडा हाउस दिल्ली जिसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का दर्जा दिया गया है 2017 के अनुसार। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, सो फ्रेंड्स ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य हैं? तो ए बी सी डी ई एफ तक है, तो आपको बताना है, ये ऑप्शंस है। ओके, तो ये पढ़ते हैं। पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता और उत्कृष्टता, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा और अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। तो भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस है ए बी ई ओनली, ए बी ई एफ, ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई एफ। तो राइट आंसर होगा ए बी सी डी ई ओनली। तो पहुंच है, इक्विटी है, गुणवत्ता और उत्कृष्टता है, प्रासंगिकता है और मूल्य आधारित शिक्षा है। अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा भारत के उच्च शिक्षा के लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा में संदेश ग्रहण करने की प्रक्रिया को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? एक दृष्टिकोण स्थापित करना, छात्रों को अज्ञानता को उजागर करना, सूचना भार बढ़ाना और उच्च डेसिबल ऑडियो टूल्स का उपयोग करना। तो कक्षा में जो संदेश ग्रहण करने की प्रक्रिया को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो एक दृष्टिकोण स्थापित करके। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत समीपस्थ क्षेत्र बनाती है। फर्क, भ्रम, विकास और विरूपण। तो एक शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत समीपस्थ क्षेत्र बनाती है। फर्क, दोनों में फर्क होते हैं, डिफरेंस होते हैं, तो इस समीपस्थ क्षेत्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार की स्कूलों में आईसीटी योजना वर्ष डैश में छात्रों को कंप्यूटर सहायता प्राप्त करने सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के लिए शुरू की गई थी। 2001,
2003, 2004 और 2006। तो आईसीटी योजना के तहत जो भारत सरकार है उन्हें कंप्यूटर सहायता प्राप्त सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के लिए शुरू की गई थी 2004 में, जिससे वे कंप्यूटर सभी स्कूलों में कंप्यूटर दिया गया जिससे छात्र कंप्यूटर सीख सके। तो यह 2004 से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए एक मौलिक अधिकार बनाने वाला सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। 1996, 1998, 2001 और 2003। तो यह अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया था, जिससे 6 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिस पर शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है? स्कूल के बुनियादी ढांचे, विषय, शिक्षक की विषय समझ, शिक्षक की योग्यता और शिक्षक की लिखावट। तो शिक्षक की जो विषय में समझ है यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिस पर शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, जिससे शिक्षा प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है गतिविधियों के माध्यम से सीखना, सशक्त और प्रभावी शिक्षण, शिक्षक उजावन और गतिशील होना चाहिए और विषय गतिशील होना चाहिए और स्थिर नहीं होना चाहिए। तो शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है गतिविधियों के माध्यम से सीखना। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार ने वर्ष में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया था 2006, 2007, 2008 और 2009। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले क्वेश्चन में थे कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार था। अब है भारत सरकार ने वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाया था 2009 में। वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए और ये सभी बच्चों के लिए है जो 2009 में बनाया गया ये अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 31, कक्षा में अनुकूल अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में क्या मददगार रहेगा? सभी शिक्षार्थियों को संभाविता के लिए समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे पर ध्यान देना और शिक्षार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। तो कक्षा में जो अनुकूल अधिगम होता है, सीखने का माहौल होता है, उसे निर्मित क्या मददगार रहेगा? तो सभी शिक्षार्थियों को संभाविता के लिए समान अवसर प्रदान करना, उन्हें इक्विटी देना, सभी को समान अवसर देना कि आप सभी को एक जैसा ही अवसर देना। पर्यावरण अध्ययन संबंधित शिक्षण अधिगम मुख्यतः अनुभव एवं क्रिया कर्म आधारित होता है, जिनमें निम्नलिखित में क्या शामिल है? पारिवारिक, सामुदायिक एवं प्राकृतिक क्रियाएं, अवलोकन, आधिकारिक, मौखिक, लिखित क्रियाएं, रचनात्मक, सौंदर्यात्मक और एवं शुभ व सहयोगी क्रियाएं और उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन संबंधित शिक्षण अधिगम मुख्यतः अनुभव एवं क्रिया कर्म आधारित होता है, जिनमें निम्नलिखित में शामिल है उपरोक्त सभी। तो ये सभी पर्यावरण अध्ययन संबंधित से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में कौन सी अनुदेशात्मक सुविधाएं और अधिगम के वातावरण से संबंधित है? संवेदनात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय चाल, छात्रों की रुचि में कमी, शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन और उच्च योग्य शिक्षकों की कमी। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में संवादात्मक प्रक्रिया में सक्रिय चाल,
अनुदेशात्मक सुविधाएं और अधिगम के वातावरण से संबंधित है। संवादात्मक प्रक्रिया मतलब इंटरैक्टिव, किसी से एक दूसरे से बातचीत करना, तो उसके सक्रिय चाल को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे 2 कथने दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कथनों के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है। हम स्कूल के शारीरिक वातावरण में सुधार करेंगे, छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो पहला कथन दूसरे कथन का कारण है, दूसरा कथन पहले कथन का कारण है, पहला कथन दूसरे कथन का प्रभाव है, या इन दो कथनों में कोई संबंध नहीं है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 2 कथन हैं कि हम स्कूल के शारीरिक वातावरण में सुधार करेंगे और छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार, फ्रेंड्स ये कर नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, सुधार होगा। तो फ्रेंड्स पहला जो कथन है यह दूसरे कथन का कारण है। अगर जैसे ही स्कूल में शारीरिक वातावरण सुधार होगा जिससे छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध अधिगम को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक मतलब सेल्स में रखी हो जो दिन के दिन किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, या पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और वियोजनाबद्ध अधिगम वाली कथा। तो कौन सा जो है समृद्ध अधिगम को प्रोत्साहित करती है? तो वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्स में रखी हो जो दिन के दिन किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो यह एक कक्षा समृद्ध अधिगम को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षक और छात्रों द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु पर प्रभुत्व, शिक्षक छात्र संवाद और पाठ्यक्रम का समय पर पूरा होना। तो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक द्वारा विषय वस्तु पर प्रभुत्व होना, उन पर पकड़ होना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से एक पर्यावरण के 3 प्रकारों में से वह कौन सा नहीं है जो मानव विकास को बाहरी कारक के रूप में प्रभावित करता है? प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो राजनीतिक पर्यावरण जो मानव विकास को बाहरी कारक के रूप में प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्राथमिक शिक्षकों से मुख्य रूप से किस तरह संगठनात्मक प्रबंधन में योगदान करने की उम्मीद की जाती है? स्कूल के मानवीय भौतिक और विधि संशोधनों का प्रबंध करके, माता पिता के साथ संवाद करके, रिकॉर्ड बनाए रखके और शिक्षण सहायता विकसित करके। तो प्राथमिकता शिक्षकों में मुख्य रूप से किस तरह का संगठनात्मक प्रबंध में योगदान करने की उम्मीद की जाती है? तो स्कूल के मानवीय भौतिक और विधि संसाधनों का प्रबंध करके। क्वेश्चन नंबर 39, अधिगम प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्व अधिगम, अमीर तथा सफल होना, स्व मूल्यांकन और स्व अधिगम तथा स्व मूल्यांकन दोनों। तो अंतिम लक्ष्य क्या है अधिगम प्रक्रिया का? स्व अधिगम और स्व मूल्यांकन दोनों, खुद से स्व अधिगम करना और खुद से मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? लोकतंत्रवादी, सहानुभूतिपूर्ण, एकतंत्र और वांछनीय सूचना प्रदाता।
तो अच्छे शिक्षण की विशेषता एक तंत्र नहीं है। जो एक तरफ से हो उसे अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को डैश स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान, समझ, कार्यान्वयन और कौशल। तो हमारी जो शिक्षा अधिगम है, शिक्षा समझ है, उसे हम किस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए? तो कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन। हम इतना समझ सके, इतना शिक्षा ग्रहण कर सके कि हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, उसे प्रभाव कर सके, उसे कार्यान्वयन कर सके। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अधिगम को प्राप्त करना है। शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षण के लिए औपचारिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है और छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। तो शिक्षण के लिए औपचारिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, यह कथन सही नहीं है शिक्षा प्रक्रिया को लेकर। तो औपचारिक व्यवस्था ये आवश्यकता है शिक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित है? श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो शिक्षण कौशल से संबंधित है, श्याम पट पर लिखना, श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना और प्रश्न पूछना, ये सभी शिक्षण कौशल से संबंधित है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी शिक्षण पद्धति ज्ञान से अज्ञात या परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होती है? विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, परियोजना विधि और प्रदर्शन विधि। तो संश्लेषणात्मक विधि वह पद्धति है जो ज्ञात से अज्ञात या परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो निचली जो कक्षाएं होती हैं उन पर खेल विधि का आधारित होता है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो जो शिक्षा हम लर्न करते सीखते हैं उस प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? पाठ्यक्रम, भार में वृद्धि, शिक्षण अधिगम सामग्री, अनुकूल शिक्षा का वातावरण और शिक्षार्थी और शिक्षक। तो पाठ्यक्रम भार में वृद्धि या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो पाठ्यक्रम जो सिलेबस में वृद्धि होती है यह अधिगम प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, तो ये लास्ट क्वेश्चंस था। ओके फ्रेंड्स, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का चैप्टर भी जो कंप्लीट हो गया, जो 46 क्वेश्चंस है। तो आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही हो। एग्जामिनेशन का दिन ज़्यादा दिन नहीं है, हो सकता है कि पोस्टपोन भी हो सकता है क्योंकि उस दिन छोटी दिवाली है जिसकी वजह से पोस्टपोन होने की संभावना है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है। तो जो भी अगर आएंगे नोटिस तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप अपने प्रिपरेशन जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिएगा तो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।